लेक्चर नंबर प्लीज बच्चों, लेक्चर नंबर 49। अच्छा जी, पेज 145 निकाल लें। पेज 145 इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करना मेरे भाई शुरू करते हैं। इनिशियल अलाउंस की डिस्कशन। अच्छा भाई, हमने ये पढ़ा था कि किन किन चीज़ों पर इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, लॉ मेकर ने जो इनिशियल अलाउंस की डेफिनेशन दी है ना, बल्कि जो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन दी है, वो ये नहीं दी कि किन किन पे आपने कैलकुलेट करना है, बल्कि वो ये दी है कि किन किन एसेट्स पे आपने इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं करना। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक तो आपने गाड़ी पे इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं करना, एक फर्नीचर पे कैलकुलेट नहीं करना। ये डायग्राम शायद आपके जहन में हो जो हमने बनाई थी। फर्नीचर, सेकेंड हैंड प्लांट, गाड़ी, बिल्डिंग वगैरह, इन पे आपने इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं करना। तो व्हीकल पे नहीं करना, फर्नीचर पे नहीं करना, प्लांट एंड मशीनरी ऐसी जो प्रीवियसली पाकिस्तान में यूज हुई है, जिसे आप सेकेंड हैंड कहते हैं, इस पे नहीं करना। और इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग वगैरह और उसके ऊपर जो सड़कें वगैरह बनी हैं, उस पर आपने इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं करना। पॉइंट डी, ये मैंने आपसे पहले भी बात की थी। You bought a plant for 50 million. Government may say that full 50 million is allowed as deduction in year of purchase. आप बताएं, क्या इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट होगा या पहले ही सारा का सारा खर्चे में चला गया? इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट होगा या नहीं होगा? जी वेल डन, नहीं होगा। अब इसको नोट कर लें। ये पॉइंट डी है, फिर मैं इसकी इंग्लिश पढ़ता हूं। आपने एक प्लांट खरीदा 50 मिलियन का। गवर्नमेंट मे से दैट फुल 50 मिलियन is allowed as reduction in year of purchase। ऐसा बड़ा रेयर होगा, लेकिन जब होगा तो फिर होगा। जी शुक्रिया, दो स्टूडेंट्स ने नोट कर लिए। आई थिंक इट्स एनफ टाइम। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट मींस अ डेप्रिशिएबल एसेट अदर देन, इनके अलावा वाले बाकी जो हैं वो एसेट्स जो है उनके ऊपर इनिशियल अलाउंस निकलेगा। अब किस किस पे इनिशियल अलाउंस नहीं निकालना? आपने गाड़ी पर, फर्नीचर पर, सेकेंड हैंड प्लांट पर, बिल्डिंग पर, और ऐसा प्लांट जिसकी फुल कॉस्ट इज अलाउड एज खर्चा इन द ईयर ऑफ परचेज। जाहिर बात है यार, आपके बिजनेस की सेल है 300 मिलियन। अब आपने पूरे प्लांट को ही खर्चे में डाल दिया, तो फिर इनिशियल अलाउंस या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से कोई तुक नहीं है। अब आप इसको पूरा ही खर्चे में डाल रहे हैं खरीदने वाले साल।
अकाउंटिंग वाले सर कभी ऐसा नहीं करवाएंगे कि फिक्स्ड एसेट को खर्चे में डलवाएं, बट टैक्स वालों ने करवा दिया। ओके चलें, लेकिन यार ये जो बड़ी गाड़ियां होती हैं ना, बस ट्रक वगैरह, जिनको कहते हैं व्हीकल्स प्लाइंग फॉर हायर, सवारियों को बिठा के किराया लेते हैं, तो इट इज़ एन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट। मेरे भाई ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है। भाई ये ज़रा पॉज करना। जी मैं म्यूट कर रहा हूँ यार। अच्छा, अब एक स्टूडेंट का बड़ा अच्छा सवाल था, एंड दैट वाज लेट मी एड्रेस दैट क्वेश्चन। वो मैंने वैसे एड्रेस करना था। मैं न्यू प्लांट पाकिस्तान से ख़रीदूं, मैं ओल्ड प्लांट पाकिस्तान से ख़रीदूं, मैं न्यू प्लांट इंपोर्ट करूं यानी बाहर के मुल्क से ख़रीदूं, मैं ओल्ड प्लांट इंपोर्ट करूं। जी अब वन बाय वन बताना शुरू करें। अगर मैंने नया प्लांट पाकिस्तान से ख़रीदा है, इनिशियल अलाउंस मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा ना, प्लीज, नया प्लांट खरीदने पे मिलेगा। इस स्टूडेंट ने क्या जवाब दे दिया है? ओल्ड प्लांट पाकिस्तान से खरीदो, इनिशियल अलाउंस मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। न्यू प्लांट बाहर के मुल्क से खरीदो, इनिशियल अलाउंस मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ओल्ड प्लांट बाहर के मुल्क से खरीदो, इनिशियल अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये देखिए ना, उसने लिखा हुआ है अगर आप सेकंड हैंड पाकिस्तान से खरीदें तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब है अगर सेकंड हैंड बाहर के मुल्क से खरीद लें तो मिलेगा। अब नोट कर लें। समझ आ गया बच्चों सारा कुछ? जी शुक्रिया। चलें जी आगे। अच्छा भाई, अब 5 चीजें याद करें। गाड़ी, फर्नीचर, सेकंड हैंड प्लांट जो पाकिस्तान से खरीदा, ऐसी मशीन जिसकी पूरी कॉस्ट ही खर्चे में डाल दी, और बिल्डिंग वगैरह। इन पे इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा, बाकी सब पे मिलेगा। अगर एक बंदा प्लेस करता है एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट पाकिस्तान में पहली दफ़ा इन अ टैक्स ईयर, किसी भी साल, तो खर्चा उसको माइनस करने की इजाज़त है एट रेट ऑफ 25% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। इनिशियल अलाउंस किस पे लगाना है? इनिशियल अलाउंस किस पे लगाना है? जी गुड, कॉस्ट पे। द एसेट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। एसेट को आपने बिजनेस के लिए यूज करना है, किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं करना। इनिशियल अलाउंस डिडक्शन शेल बी अलाउड विद इन द लेटर ऑफ। अच्छा माय डियर, ये 2010 है, ये 2011 है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो चीज़ें स्मूथली मूव कर रही हैं माशाल्लाह। आप लोग खूब आज लगता है दुआएं करके आए हैं, इंटरनेट स्क्रीन सब अल्लाह का शुक्र है। तो 2010 का साल है और 2011 का साल है। 2010 के साल में हमने ट्रायल प्रोडक्शन शुरू की। यार ट्रायल प्रोडक्शन क्या होती है ज़रा बताएं माय डियर, व्हाट इज ट्रायल प्रोडक्शन? जी टेस्टिंग, सैंपल बनाना। तो सवाल यह है कि इनिशियल अलाउंस कब अलाउ होगा? जिस साल ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हुई, या जिस साल कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुई, या जो लेटर है? तो जवाब है जो लेटर है। इनिशियल अलाउंस अलाउ इस साल होगा, जो दोनों में से लेटर है। पहले इसको पढ़ लेने दें फिर नोट कीजिएगा। द इनिशियल अलाउंस विल बी अलाउड विद इन द लेटर ऑफ फर्स्ट टाइम एसेट इज यूज्ड। फर्स्ट टाइम से मुराद ट्रायल प्रोडक्शन। The year in which commercial production is
कमेंस्ड, और वो साल जिसमें कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुई, विच एवर इज लेटर, जो बाद में स्टार्ट हुआ। डन। नोट कर लें आप। ऑब्वियसली यार हमेशा कमर्शियल प्रोडक्शन ही लेट होगी। फर्स्ट टाइम कब यूज होता है? फर्स्ट टाइम कब यूज होता है? जब ट्रायल प्रोडक्शन होती है, फर्स्ट टाइम यूज हुआ। इंशाल्लाह दोनों में से लेटर पहला होगा। जी शोएब, ठीक है इंशाल्लाह। ओके नेक्स्ट। यार ये इनिशियल अलाउंस का एक सवाल है, मैं देख लूँ अगर नीचे है तो ठीक है। अच्छा यार आज ना आपने ये जो डेप्रिसिएशन के सारे सवाल है ना, ये 15-16 तक, ये 16-17 तक, ये सारे आपने करके आने हैं। तो मुझे याद कराइएगा, मैं आज आपको होमवर्क नहीं दूंगा चैप्टर 18 का, ये 17 तक आपने सवाल करके आने हैं। बाकी टर्म टेस्ट की तैयारी तो इंशाल्लाह सही चल रही होगी ना? या 10-15 मिनट निकाल लिया करें, पिछले चैप्टर्स पे देख लिया करें, वीकेंड भी माशाल्लाह आपको मिला था। तो सेक्शन 76 बताएगा एसेट की कॉस्ट। ये पढ़ लिया, पढ़ेंगे ऑब्वियसली, पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, अब एक हमने ना कॉन्सेप्ट किया था शुरू में, वो उसका एक पॉइंट ये है 4, और उसका एक पॉइंट ये है पिछले सफ़े पे C, इस सफ़े पे 4 और पिछले सफ़े पे C। इस सारे को मैं एक ऊपर जगह छोड़ी हुई थी वहां पे जाके समराइज करने लगा हूं। थोड़ी सी जहमत करके जरा पेज 135 पे आए। डिस्कशन ऑफ लीज ऑफ मशीन इन बुक्स ऑफ लेसी एंड लेसर। लेसर बैंक है और लेसी डॉलेंस है। डॉलेंस ने बैंक से मशीन किराए पे ली। आप जरा सोच के बताएं कि बैंक ने अपनी मशीन किराए पे दे दी, तो बैंक को किराया आ रहा होगा। ये जो किराया आ रहा है बैंक को, हमने पढ़ा था पॉइंट 3 में कि वेयर अ लेसर हैज लीज्ड आउट एनी एसेट, तो इट विल ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर लेसर। तो ये लेसर के लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। दैट्स व्हाई ये 70 इज इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ लेसर। आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या डिस्कशन चल रही है, कौन किससे समझना चाह रहा है? अजीब बातें हो रही हैं इधर। अच्छा, भाई ये कल से ना CRN के साथ ब्रैकेट में आप लोगों ने नाम डालना है, फिर ज्वाइन करना है। अच्छा मोहतरम, अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जी जिन स्टूडेंट ने मैसेज लिखे उनको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही? अगर ये बोल देंगे तो इसका मतलब है कोई पॉजिटिवली मीटिंग ले रहे हैं, वरना फिर ऐसे टाइम ज़ाया करें सबका। अच्छा मोहतरम, हम ये डिस्कशन कर रहे थे, चलिए छोड़ो यार, हम लोग अपना पढ़ें। शुक्रिया। यार अजीब ऐसे ज़माना आ गया, मुझे समझ नहीं आ रही लोग कितने नॉन सीरियस है, ना खुद करना है कुछ काम, ना किसी को करने देने।
अच्छा मोहतरम, अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप बैंक हैं, हम आप लोग रिलैक्स हो जाइए, छोड़ें यार। अगर बैंक है तो बैंक लीज पर मशीन दे तो मशीन यूज कौन कर रहा होगा? जरा सोच के बताएं। डॉलेंस यूज कर रहा होगा, बैंक यूज कर रहा होगा? प्लीज जवाब दें। डॉलेंस यूज, जी वेल डन, डॉलेंस यूज कर रहा होगा। अच्छा वैसे मशीन नाम किसकी होगी? डॉलेंस को मशीन बैंक ने किराए पे दी हुई है, तो मशीन नाम किसकी होगी? जी वेल डन, बैंक के। असल बैंक पता है अपने नाम क्यों रखता है? बैंक इसलिए नाम रखता है कि बैंक को डर होता है कि इसका किराया लेके ना भाग जाए डॉलेंस। तो इसलिए बैंक इस रिस्क को इंश्योर करने के लिए मशीन को नाम रखता है अपने, कि भाई ये मशीन जो है वो मैंने अपने नाम रखनी है, तू किराया लेके भाग जाएगा। अब सवाल ये है कि इस एसेट को डेप्रिशिएट कौन करे? अब जब आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, तो जो अकाउंटिंग के टीचर बताएंगे ना, वो यार अकाउंटिंग की क्लास तक रखिएगा, FR2 की क्लास तक। हम वो FR2 में आप प्लीज पढ़ेंगे, हम सिर्फ टैक्स की क्लास ले रहे हैं। तो हमारे टैक्स लॉज, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये कहता है कि अगर कभी लेसर लेसी को मशीन किराए पे दे दे तो लेसर अपने पास इस एसेट की डॉक्यूमेंट्स भी रखेगा, ओरिजिनल ओनरशिप भी अपने नाम रखेगा, और लेसर एज्यूम करे मैं इसे यूज कर रहा हूं अपने बिजनेस में। हालांकि यूज लेस ही करे, वो मुझे पता है। लेसर यूज एज्यूम करे कि मैं इसे यूज कर रहा हूं अपने बिजनेस में, और लेसर दो खर्चे रिकॉर्ड करे। खर्चा नंबर 1, खर्चा नंबर 2। खर्चा नंबर 1, खर्चा नंबर 2। लेसर इनिशियल अलाउंस भी रिकॉर्ड करे और लेसर डिप्शन भी रिकॉर्ड करे। ऑब्वियसली मशीन अगर नई होगी तो ही करेगा, मशीन अगर सेकंड हैंड होगी फिर तो नहीं करेगा। अब एक मैं फाइनल फिक्रा बोलने लगा हूं, इस पे आपने यस और नो बोलना है। अगर कभी बैंक डॉलेंस को मशीन किराए पे दे दे, आंखें बंद करके सोचते रहे, बैंक डॉलेंस को मशीन किराए पे दे दे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास रहेंगे और बैंक मशीन का किराया लेके इनकम में ऐड करेगा और उसमें से डेप्रीसिएशन और इनिशियल अलाउंस माइनस करेगा। इनिशियल अलाउंस ऑब्वियसली तभी माइनस करेगा जिस वक्त वो मशीन न्यू होगी, वरना तो नहीं करेगा। जी वेरी 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 थैंक्स, आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। अच्छा, 18 के 3 में हमने पढ़ा था कि ये बैंक की इनकम फ्रॉम बिजनेस है। अब इंशाल्लाह 23 के 4 में और 22 के 13 के सी में जाके मैं पढ़ने लगा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बैंक के लिए दो खर्चे माइनस करने की इजाजत है। लेट्स गो ऑन 23 का 4 फर्स्ट, देन आई विल कम ऑन 22 के 13 का सी। 23 का 4, 24 का जो भी है, 23 का 4। द डिडक्शन अलाउड टू अ लीजिंग कंपनी। यार ये अधूरी बात है ना, डिडक्शन अलाउंस, डिडक्शन अलाउड, डिडक्शन कौन सी वाली? द इनिशियल अलाउंस डिडक्शन। द इनिशियल अलाउंस डिडक्शन allowed to a leasing company shall be deducted only against the lease rental income। अभी देखिए ऊपर हमने किस में से माइनस किया था? रेंटल इनकम में से माइनस किया था। तो मैं इसको पढ़ के आपको बता देता हूं, यहां से द इनिशियल अलाउंस shall be deducted only against the lease rental income। बार बार बोलें, the initial allowance deduction shall be allowed only against the lease rental income। the initial allowance shall be allowed deducted only against the lease rental income। जाहिर बात है उसकी इनकम ही ये है, इसमें से माइनस कर लेगा। डन, ओके। सिमिलरली यहां पे देखें जो लाइन हमारी रह गई थी कल, पिछला सफा, the depreciation allowed to a leasing company shall be deducted only against lease rental income। the depreciation shall be allowed only against the lease rental income। दोबारा देखें, the depreciation shall be allowed only against the lease rental income। ओके,
अच्छा, एक ना इस पे आर्गुमेंट था, लोगों ने एक सवाल किया, मेरी तरफ देखें जरा आप लोगों ने ना एक सवाल किया, इस पे एक आर्गुमेंट लिखा। लोगों ने ये सवाल किया कि यार ये जो एसेट है ये तो यूज़ कर रहा है, अल्लाह आपका भला करे, हमारा ये जो एसेट है ये यूज़ कर रहा है हमारा लेसी, और डेप्रीशिएट कर रहा है इसको लेसर। देख रहे हैं मेरी तरफ? तो ये एसेट यूज़ कर रहा है लेसी और इसको डेप्रीशिएट कर रहा है लेसर। तो इसका जवाब भाई लॉ मेकर ने ये दिया, यार छोड़ो पर इन बातों को, इन चक्करों में ना पड़ो। मैं तो कहता हूँ, लॉ मेकर कहते हैं यार आप ऐसा करो कि एज्यूम कर लो इसको लेसर ही इस्तेमाल कर रहा है, और प्रैक्टिकली बात करें लेसर इस्तेमाल कर ही रहा है, लेसर ने किसी को किराए पे दिया और उससे किराया ले रहा है। ओके, तो ये एक आर्ग्यूमेंट था जो लोगों ने लिया, उसका फिर लॉ मेकर ने जवाब देने की कोशिश की। एन एसेट ओन्ड बाय अ लीजिंग कंपनी, ओन तो याद रखिएगा लीजिंग कंपनी कर रही है, एंड लीज टू डॉलेंस इज एज्यूम्ड, लिख लें, इज एज्यूम्ड, ट्रीटेड का मतलब इज एज्यूम्ड एज यूज्ड इन लेसर्स बिजनेस, ये एज्यूम किया जाएगा कि लेसर के बिजनेस में यूज हो रहा है। An asset owned by a leasing company and leased to Dolens is assumed as used in lesser's business। आगे छोटा सा लिख लें, इसका मतलब है फिर लेसर ही डेप्रिशिएट करेगा। इस लाइन के कहने का मतलब यह है कि फिर लेसर ही डेप्रिशिएट करेगा। ओके, अच्छा यार, अब ना हमारी दोबारा बताइएगा, बस कुछ भी नहीं, ये आसान सी बात है, ये देख लें। लेसर ने अगर लेसी को एसेट लीज पे दे दिया तो लोग कहते थे डॉलेंस मशीन को इस्तेमाल करे, लॉ मेकर कहते हैं एज्यूम कर लो बैंक ही इस्तेमाल करे, और जब बैंक इस्तेमाल करे ये एज्यूम कर लिया तो फिर बैंक इनिशियल अलाउंस और डेप्शन रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि असल में डेप्शन सिर्फ उसी को माइनस करने की इजाज़त होती है जो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी स्टूडेंट, क्लियर हो गया जिन्होंने सवाल पूछा था? जी शुक्रिया। नहीं, जिन्होंने सवाल पूछा उन्होंने रिस्पॉन्ड किया अभी। अच्छा यार, अब ना हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर डी, एंड देयर आई विल से द सबसे ज़्यादा एक इसको टेस्ट कर रहा है, और छोटी सी लाइन है, 1-1.5 लाइन है, पॉइंट डी, लेकिन सबसे मज़े का और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अजीब से कॉन्सेप्ट है, अजीब है लेकिन आसान है। तो कल अगर किसी को याद हो, कल की क्लास अगर आपने ली हो, तो कल हमने 2 अजीब बातें पढ़ी थी। एक अजीब बात हमने ये पढ़ी थी, जब कभी बिल्डिंग बिक रही हो, जो कोई भी एसेट बिक रहा हो जो पार्टली बिजनेस और पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा हो, ये डॉलेंस तो खुद ही, डॉलेंस अगर अपना खरीदा हुआ एसेट है फिर तो कोई मसला ही नहीं, ये तो लीज ही की बात हो रही है ना। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे, अगर फिर भी समझ ना आए तो मीटिंग के एंड पे आप पूछ लें। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे, ये इधर बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर डॉलेंस, सॉरी डॉलेंस के थ्रू आ गया हो तो सवाल खत्म हो गया था, अगर कोई बंदा बिल्डिंग को या किसी भी एसेट को पार्टली बिजनेस और पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहा है, जब वो एसेट बिकेगा तो आपने इसकी WDB में डिडक्शंस नॉट अलाउड को ऐड कर देना है। ये कॉन्सेप्ट कब किया करेंगे, क्यों करेंगे छोड़े पर, ये कॉन्सेप्ट कब किया करेंगे? जी एक्सीलेंट, जब पार्टली बिजनेस और पार्टली प्राइवेट के लिए चीजें यूज हो रही हो। अगला कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था, वो हर एसेट के लिए नहीं था, वो सिर्फ किसके लिए था, लिखें 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 जल्दी लिखें, वो हर एसेट के लिए नहीं था, वो किसके लिए था यार, लिखें ना जी, वेल डन, वो कार के लिए था। अब वो जो कार के लिए था, वो कार कौन सी वाली? सिर्फ वो गाड़ी जिसकी कॉस्ट 75 लाख से ज्यादा है, बाकी गाड़ियों के लिए वो नहीं था। नहीं नहीं, ये तो छोड़े ना कॉन्सेप्ट, ये तो
अभी मैं जो डिस्पोजल के वक्त गेन लॉस निकालने का कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं जी। ओके, ये तो आप दूसरी साइड पे बात लेंगे। तो डिस्पोजल के वक्त गेन लॉस निकालने के लिए हमने एक रूल पढ़ा था, अगर गाड़ी की कॉस्ट 75 लाख से ज्यादा हो तो बेचने के साल में कंसिडरेशन को कैसे लेना है, ए इंटू बी ओवर सी। ओके गाइस, ये दो रूल याद हैं, आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके, आज मैं एक रूल पढ़ाने लगा हूं जो बिल्डिंग के लिए है। सॉरी, आज मैं एक रूल पढ़ाने लगा हूं जो बिल्डिंग के लिए है। क्वेश्चन 6 में आ जाए यार। I need your ultimate attention, guys. I wish you would have been in front of me and I would have appreciating you साथ। No, not beating you, appreciating you. यार कॉस्ट बताएं बिल्डिंग की। माय डियर, अगर यकम अक्टूबर 2009 को खरीदी है तो पहली दफा डेप्रिशिएट कब करेंगे जी? वेल डन, 30 जून 2007, 30 जून 2010। तो सबसे पहले डेप्रिशिएट करेंगे 30 जून 2010। याद रखिएगा, जो डेप्रिसिएशन होती है ना, इसे टैक्स डेप्रिसिएशन कहते हैं, यानी टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग के लिए रेट 10% है और बिल्डिंग को आपको पता है इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता। और एक कॉमास बहुत थल्ले आ गए हो तुसी यार। आई वॉज रियली हैप्पी टू लिसन डैट। कल एक ऑनलाइन बच्चा मिला ऑनलाइन क्लासेस में, जूम मीटिंग में, एंड उसने ये कहा कि जो न्यूमेरिकल्स जो हैं इतने आसान क्यों आ रहे हैं आई कैप में, कि मेरा 80-90% जब मैं करता हूँ सही हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी ऐसा ही हो रहा है जी, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, 80-90% न्यूमेरिकल हो जाता है जी। गुड डैनी जी, गुड समीर, वेल डन, माशाल्लाह। क्योंकि आपके लिए तो अनसीन होते हैं ना सवाल जी। गुड, एक और स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है जी। जवाब माय डियर 3786750 जी। गुड ज़िया, वेल डन, 3786750। यार इसको ना नोट करें रजिस्टर पे, आसान चीज़ है लेकिन नोट करें। अभी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, नया कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मैं देने लगा हूँ। डिस्पोजल के वक्त एक पंगा आएगा। जी ज़िया, थैंक यू। लाडीवेर आप तो छोड़ के थे मीटिंग, वेलकम बैक। आपका अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन 7। Continuing from question 6, the building is disposed of for 70 लाख in tax year 2012। टैक्स ईयर 2012 में बिल्डिंग 70 लाख की बिक गई। कैलकुलेट द गेन लॉस। गेन लॉस को कैलकुलेट करें। कैलकुलेट द गेन लॉस। भाई टैक्स ईयर है 2012, कंसिडरेशन लेस टैक्स वालों की WDV। ये टैक्स वालों की WDV पता है क्यों कहते हैं? इस पे जो डिडक्शन के रेट वगैरह हैं वो टैक्स वालों के लगाए होते हैं ना हमने। यार अगर मैं सिंपल तरीके से चलूं तो कंसिडरेशन आपको पता है सवाल में दी हुई है 7 मिलियन और WDV दी हुई है सवाल में 3786750। ये यार ऊपर वाली डन तो ओके लिखते हैं, डन लिखते हैं, जो मर्जी लिखते हैं, डी लिखते हैं बस जी। ये तो सिंपल तरीके से होता ना, लेकिन माय डियर यहां पंगा है थोड़ा सा। देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। So what is the problem? Let me explain you with an example. What is the problem here? Lawmaker कहते हैं भाई I need your ultimate attention. If you give me these 2 minutes, these 2 minutes are the most important minutes of today's class.
लॉ मेकर कहते हैं अगर बिल्डिंग, बिल्डिंग शर्त है, ये रूल सिर्फ बिल्डिंग के लिए है, अगर बिल्डिंग की कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन कॉस्ट, अगर बिल्डिंग की कंसिडरेशन ग्रेटर देन कॉस्ट हो, तो मैं एक तरीका आपको बताने लगा हूं गेन लॉस निकालने का। क्या आप एग्री करते हैं कि बिल्डिंग की कंसिडरेशन 70 लाख है और कॉस्ट 46 लाख थी? बिल्डिंग की कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन कॉस्ट। जी शुक्रिया। तो आप क्या करें, आप WDV के फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दें, कंसिडरेशन को कुछ नहीं करना, आप WDV के फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दें। WDV का फॉर्मूला यार आप लोगों को पता है, ये होता है कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और माय डियर, पता है WDV का फॉर्मूला ये होता है कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मेरे भाई आप प्लीज, ये मैं बोल रहा हूं किसी वजह से मैं बोल रहा हूं, आप लोगों ने ना आप घर में बोलना है, आप बोलें जब बिल्डिंग बिकेगी और कंसिडरेशन कॉस्ट से ज्यादा हो, बोल दिया आप लोगों ने, आगे बोलें, तो मैं WDV के फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दूंगा। ये फिक्रा दोबारा बोलें, तो मैं WDV के फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दूंगा। अब बताएं व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट आ जा, ये कॉस्ट है, अकमुलेशन आ जा, माय डियर ये कॉस्ट है, ये वाली अकमुलेशन इन दोनों को जमा करके कॉस्ट, बेटा आना, कॉस्ट GME आया, अकमुलेशन, यार आपकी क्या राय है, इन दोनों को जमा कर लें या कॉस्ट और WDV का डिफरेंस ले लें? पहली बात। दूसरी बात, P या D, इन दोनों को जमा कर लें या कॉस्ट और WDV का डिफरेंस ले लें? जी वेल डन। दूसरी बात, क्योंकि ना कई दफा डिप्शन काफी सालों की होगी तो डिप्शंस को ही जमा करते रहेंगे, फिर यही चक्कर में पड़े रहेंगे। तो अकमुलेशन हम इस तरह इंशाल्लाह निकाला करेंगे पेपर में, कॉस्ट ये वाली और WDV ये वाली, कॉस्ट माइनस WDV माइनस 3786750। जी अब बताओ यार जवाब। 888250। अब WDV बताएं, ऐड करके निकाल लें, कोई मसला नहीं, ऐड करके निकाल लें, 4-5 होती हैं, कई दफा 4 5 सालों का डिफरेंस, तो फिर कॉस्ट माइनस WDV सही रहता है, और अक्सर पेपर में डिफरेंस देता नहीं, कॉस्ट और WDV दिया करेगा आने वाले दिनों में। चलिए माय डियर, इस वक्त मुझे टोटल बताएं, जवाब बताएं इधर क्या आ रहा है। कॉस्ट माइनस अकमुलेशन 3786750, 3786750। अब आप मेरे से कोई सवाल पूछें, जल्दी करें। अब आपको मेरे से सवाल पूछना चाहिए, सर इतनी एफर्ट क्यों की, आज आके एक होती बोर्ड थले, यानी वी आर बैक टू व्हाट दैट वाज रेडली अवेलेबल। ओके, ये तो वही WDV आ गई, वेल डन समीर, इस तरह का मैं कमेंट सुनना चाह रहा था, ये तो वही WDV आ गई, तो इतनी मेहनत करके अगर आप लोगों ने वही करना था तो फिर ये क्यों करना था? अच्छा ऐसा नहीं है माय डियर, आप लोगों को मैंने समझाने के लिए ऐसा लिखा था। लॉ मेकर कहते हैं आप कॉस्ट को काटो, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको कटिंग तो आती है, सूट काटते हो आप, जो है और जो काम करते हो, तो आप इस कॉस्ट को काटो, कॉस्ट को काटो, और कॉस्ट को काट के, ये फिगर पता नहीं कहां से आपने बोली है, ये मुझे भी नहीं चल रही, फिलहाल मेरी बात सुने, कॉस्ट को काटो, कॉस्ट को काट के आप लॉ मेकर कह रहे हैं यहां पे कंसिडरेशन लिख दो। हमने कहा इसकी तो कोई तुक नहीं, मैंने तो जिंदगी में कभी अकाउंटिंग की क्लास में नहीं पढ़ा था कि कॉस्ट, पॉज करो यार। अच्छा अब करना क्या है आप लोगों ने, करना यह है कि कॉस्ट को काटो और कॉस्ट को काट के कंसिडरेशन लिख दो। नाउ कब क्या करना है ये जरा सुन लें, जरा तसल्ली से सुनते जाइएगा। अगर मैं कभी जिंदगी में बिल्डिंग बेचने जाऊं
और मेरी कंसिडरेशन कॉस्ट से ज्यादा हो तो डिस्पोजल के वक्त WDV के फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दें और कॉस्ट कम्युलेशन बेशक किस तरह लिख लें, लेकिन बाद में कॉस्ट को काट के बेहतर है कि यहां पे, बल्कि हुक्म है कि यहां पे कंसिडरेशन लिख दें। नाउ लॉजिक के इसके पीछे वो मैं भी बताता हूं, बट बड़ी इलॉजिकल बात है उसने की है कि कॉस्ट को काट के कंसिडरेशन लिख दें। हालांकि हमने खरीदा 4.6 का था, कह रहे हैं ज्यूम कर लो खरीदा 7 का है। अब बताएं WDV जी 6,777,750 जी, गुड। अब मुझे समझ आ गया आपने क्या बात की थी। 6,117,750। अब गेन बता दें। ट्रिपल 8,250। नो भाई, इट इज नॉट अनहोनी बात, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। एक चीज आप फील कीजिएगा, लॉ मेकर ना यहां कर रहा है रिलैक्स, लॉ मेकर यहां कर रहा है रिलैक्स टैक्स पेयर को। सुने क्यों? लॉ मेकर, अब लॉजिक की बात कर रहा हूं, ये पेपर के लिए याद नहीं करनी। असल में हुआ ये है कि 7 मिलियन से कट गया और ये 888,250 इधर आ गया। नाउ व्हाट इज दिस 888,250? दिस 888,250 इज आज तक की डेप्रिसिएशन। लॉ मेकर ये कह रहे हैं कि जितनी डेप्रिसिएशन तुमने 2 सालों में खर्चे में डाली है, पहुंचा बड़े मुश्किल तरीके से है, लेकिन कहना क्या चाह रहा है? लॉ मेकर कह रहे हैं जितनी डेप्रिसिएशन तुमने 2009, 2010 और 11 में खर्चे में डाली है, एग्जैक्ट उतनी ही अमाउंट आज इनकम में डाल लो। इसका मतलब यह नहीं कि पेपर में गेन नहीं निकालना, गेन निकालिएगा, एग्जैक्ट उतनी अमाउंट ही आज इनकम में डाल दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि महंगी बिल्डिंग बिकने पे आपको ज्यादा टैक्स ना देना पड़े। मान लिया यार आपकी कोई लॉजिक होगी, छोड़ो परे, हमें लॉजिक से कोई कंसर्न नहीं, हमने तो फॉर्मूला सीखना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने सीख लिया। फॉर्मूला क्या है? जब कभी बिल्डिंग की कंसिडरेशन कॉस्ट से ज्यादा हो जाए तो WDV के फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दें और अकोमोडेशन उसी तरह निकालें अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कॉस्ट को काट के कंसिडरेशन कर दें। आगे जवाब जो मर्जी आए वो हमेशा इसी फिगर के बराबर आया करेगा। आगे जवाब जो मर्जी आए आपको उससे कंसर्न नहीं। टैक्स वालों की नजर में एसेट के बेचने पे ये गेन आ गया है। क्रिस्टल क्लियर? तो CC लिख दें। सो लेट अस मेक अ रिवीजन ऑफ इट, अ बिट रिवीजन, ठीक है? इसकी रिवीजन कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको कहूं कि इसको मैं दोबारा समझाऊं। तो यहां तक नोट कर लें। सो क्वेश्चन 7 नोट करना जरूरी है असल में। जी शुक्रिया जिया खान। चले आगे यार माय डियर, चले आगे। अब अजीब सी बात पढ़ें। इफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड, कितनी थी यार? 7 मिलियन थी ना, ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी बिल्डिंग वगैरह। इफ द कंसिडरेशन एक्सीड द कॉस्ट, कॉस्ट तो मेरे ख्याल से 4.6 थी। असल में यही लाइन है ना यार, कंसिडरेशन एक्सीड द कॉस्ट, द कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। द, देखें माय डियर, where the consideration exceed the cost, the consideration shall be treated as cost. दोबारा देखें, where the consideration is greater than cost, the consideration shall be treated as cost. ये देखिए, consideration को cost ले लेना।
तो यार मैं इस एडजस्टमेंट के लिए पता है क्या कहता होता हूँ, मैं इस एडजस्टमेंट के लिए फिक्रा बोलता हूँ उर्दू का। जब कभी बिल्डिंग बिकी, कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ गई, तो कॉस्ट को काटो फॉर्मूला एक्सटेंड करके और उसकी जगह क्या लिख दो, कंसिडरेशन। माय डियर जरा ट्राई करें ये, प्लीज सॉल्यूशन की तरफ ना देखिएगा, ये ट्राई करें। पहले कॉस्ट लिख दें, फॉर्मूला एक्सटेंड करें, फॉर्मूला एक्सटेंड करके कॉस्ट लिख दें, बिल्कुल रिलैक्स रहें। फॉर्मूला एक्सटेंड करके कॉस्ट लिख दें, फिर बाद में उसे काटिएगा। थोड़ा सा लॉजिक पे चलें, पहले एंड पे जो लॉ मेकर कह रहे हैं वो करें। यार इसमें आप लोग तस्वीर नहीं भेज सकते चैट में? भेज सकते हैं ना? हाँ ऑनलाइन वाले तो भेजते हैं। कोई इक्का दुक्का तस्वीर भेज दिया करे कि मैंने कर लिया। डन भाई, माय डियर, मेरे प्यारो, हो गया। आज अनलकीली अभी तक हमने कोई खास थ्योरी नहीं पढ़ी, फिर दोबारा तस्वीर नहीं भेजी किसी ने वैसे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, चलें छोड़ें, टेस्टिंग कर लीजिएगा घर में तस्वीर कैसे भेजते हैं, फिर कल भेज दीजिएगा जब मैं क्या करूँगा। एक कंपनी ने एक फैक्ट्री बिल्डिंग बेची है। अच्छा यार, आप मेरी बातों में फोकस करें, छोड़ें, अब जो होना था वो हो गया। एक कंपनी ने फैक्ट्री बिल्डिंग बेची है 10 मिलियन की। बिल्डिंग की कॉस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह 8 मिलियन, और इसकी WDV थी। यार ये WDV ना टैक्स वालों की WDV होती है, सवाल को सही कर लें, सवाल मैंने खुद ही बनाया हुआ ना, तो पेपर में लिखता है वो टैक्स वालों की WDV। और टैक्स वालों की WDV थी 65 लाख रुपया। गेन लॉस आपने निकालना है, अल्हम्दुलिल्लाह जी निकाल लेते हैं। टैक्स ईयर उसने हमें नहीं बताया, कंसिडरेशन माइनस टैक्स वालों की WDV। अच्छा, 3 चीजें आपने हाईलाइट करनी है पेपर में, और आपने एकदम, आपके लिए अलार्मिंग साइन आएगा। अल्लाहु अकबर, कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन कॉस्ट। तो 10 मिलियन के ऊपर छोटा सा लिख लें, इज ग्रेटर देन कॉस्ट, इस तरह लिख लिया करना है आप लोगों ने, और बिल्डिंग को हाईलाइट कर लेंगे। इसका मतलब है ये अजीब सा रूल आज लगेगा, कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन कॉस्ट। अब करना क्या है, कंसिडरेशन को एज इट इज लिख लें, नो प्रॉब्लम। WDV फॉर्मूला एक्सटेंड, सारे जरा टाइप करके भेजें, फॉर्मूला एक्सटेंड कर दें, फॉर्मूला एक्सटेंड, जरा याद रहेगा, असल में यही सबसे मेन थीम है इसकी। WDV का फॉर्मूला एक्सटेंड कर दें। जी शुक्रिया गेस्ट समीर, शुक्रिया। फॉर्मूला एक्सटेंड कर दें जी, और स्टूडेंट्स का शुक्रिया। कॉस्ट, कॉस्ट उठा लें यार, उठा लें 8000, कोई मसला नहीं, अभी रिलैक्स रहें, कोई मसला नहीं। अकोमोडेशन क्या होती है, कॉस्ट माइनस WDV। देखिए डेफिनेशन नहीं दी हुई ना, जिन स्टूडेंट ने सवाल पूछा डेफिनेशन नहीं दी हुई, तो हाँ बिल्डिंग की डिस्पोजल पर अप्लाई करेंगे ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी उसने लिखा हुआ है, मैं कल बताऊंगा, कोई सड़कें वगैरह बेचें उस पर भी कर सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में बिल्डिंग ही आएगा बस, लैंड वगैरह तो वैसे ही डेप्रिशिएट नहीं होती। जी वेल डन, ओ आई रियली अप्रिशिएट जिन्होंने तस्वीर भेजी है। अच्छा जी, 8000 माइनस 6500 इज 1500। क्या करें, जिन्होंने तस्वीर भेजी है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो काट के करें, उन्होंने तो अच्छा किया हुआ काम, ज्यादा आगे का किया हुआ, लेकिन अभी स्टूडेंट लेवल पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि इस तरह करना था आपने, 8000 को काटना था और अब लॉ का रूल पढ़ना था। वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग एक्सीड द कॉस्ट, द कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। कंसिडरेशन को कॉस्ट में लेंगे। इसको 10,000 लिख लें, अब 10,000 माइनस 1500 बोले, 8500 आया, गेन 1500। डन जी।
इसी तरह किया था आप लोगों ने, यस यस इसी तरह किया था। अब यार एक बात ना अजीब सी है और वो मैं आज नहीं कराना चाह रहा, वो है एक्सपोर्ट डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट को बाहर के मुल्क बेच देना, क्योंकि ये भी एक अजीब सा रूल है। इसको इंशाल्लाह कल करेंगे। सिक्के वाली पेंसिल से आप लिख लें अगर पड़ी हुई है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में, इसको कल करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आज की क्लास में ना बस एक चीज़ कराना चाह रहा था आपको, जो मैंने अल्लाह का शुक्र है करवा दी है। यार बल्कि फिर वो नीचे 15-16 सवाल आपके नहीं हो सकेंगे। ये आसान कॉन्सेप्ट है, कर लेते हैं यार ये भी। लास्ट टाइम तो हमेशा इकट्ठे कराता था, वैसे पता नहीं भी मेरे दिल में आया, लेकिन मैं दोबारा दिल में आ गया कि कर लेंगे, अभी कर लेते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा आसान कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये रूल कब लगेगा, जल्दी से बता दें, ये रूल कब लगेगा? एक्सेलेंट एक्सेलेंट समीर, वेल डन फॉर इमीडिएट रिप्लाई। एक्सपोर्ट, जब आप डेप्रिशिएबल एसेट एक्सपोर्ट कर रहे हो, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो, कंप्यूटर एक्सपोर्ट कर रहे हो, प्लांट एक्सपोर्ट कर रहे हो, पहले आप यूज़ करते रहें और फिर उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट करें। जी वेल डन गेस्ट। साफी लिमिटेड एक्सपोर्टेड स्पेशल प्लांट एंड मशीनरी टू साफी ओवरसीज इन यूएसए। प्लांट पहले बिल्डिंग यूज हो रहा होगा दफ्तर में, बाद में इन्होंने यूएसए में भेज दिया, फैक्ट्री में यूज हो रहा होगा, बाद में इन्होंने यूएसए एक्सपोर्ट कर दिया। फॉर 4575 कितने का बेचा? 4575। कॉस्ट वॉज 3958 एंड WDV वॉज 2657। क्या माइनस करूं माय डियर, कॉस्ट माइनस करूं या WDV? डिफरेंट सा रूल हुआ तो मैं बताऊंगा, डिफरेंट रूल हुआ तो मैं खुद बताऊंगा, अभी छोड़ें, अभी कीप द थिंग सिंपल। कॉस्ट माइनस करूं या WDV? WDV। अब वो बिल्डिंग वाला प्लीज जेहन से निकाल दें, खुदा के लिए बिल्डिंग वाली कोई बात जेहन में नहीं लानी अब आप लोगों ने, वो उसमें मिट्टी डालो, वो तो बस बात खत्म हो गया। 2657 वट एवर द गेन में भी। अच्छा, लॉ मेकर कहते हैं मोहतरम, थोड़ी देर पहले आपने किसको छेड़ा है? हमने कहा जी हमने तो कॉस्ट को छेड़ा है और उसको काट के कंसिडरेशन लिख दिया है। लॉ मेकर कहते हैं यहां कंसिडरेशन को काट के कॉस्ट लिख दो। हमने कहा सोच लो, उल्टी बात कर रहे हो। कहता है कर रहा हूं, कर लो जो करना है, कंसिडरेशन को काट के कॉस्ट लिख दो। अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, बिकॉज इट वॉज द मोस्ट सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट। कहते काटो 4575 को और काट के यहां पे कॉस्ट लिखो। यहां हायर या लोअर भी नहीं देखना कि कंसिडरेशन ज्यादा है कॉस्ट ज्यादा, इन चक्करों में नहीं पड़ना। जब भी एक्सपोर्ट हो रहा हो तो आपने कंसिडरेशन को काट के कॉस्ट लिखना है। छोटा सा लिख लें, कंसिडरेशन को काट के कॉस्ट लिख देनी है, whatever the logic may be। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सो डेट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 22। हमारा सेक्शन 22 खत्म हुआ। कॉस्ट कितनी है? तो मुझे तो एक तरह की फीलिंग आ रही है कि कंसिडरेशन पेपर में इग्नोर ही कर देनी है, ये तो ऐसी दी हुई है, इसकी जगह क्या लिख देनी है? कॉस्ट। जवाब यार, अब लॉ मेकर ने इससे टैक्स पेयर को फायदा दिया, नुकसान दिया, इन बहसों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हम टाइम नहीं जाया करें। कभी फायदा होगा इसमें, कभी नुकसान होगा, इसलिए इस डिस्कशन को करने की जरूरत नहीं है। वजह है क्या डिस्कशन को? लॉजिक शॉजिक तो वैसे ही सीए फाइनल में नहीं पूछी जाती। अच्छा, अब एक फिक्रा घर में बोलें, अगर कोई एसेट बिक जाए, अगर कोई एसेट एक्सपोर्ट हो जाए, अगर कोई एसेट एक्सपोर्ट हो जाए तो, अगर कोई एसेट एक्सपोर्ट हो जाए तो उसकी कंसिडरेशन को काट के उसकी जगह क्या लिख देनी है? कॉस्ट। ओके। अच्छा माय डियर, अब एक काम करें,
तो पढ़ लेना, इट विल बी अज्यूम दैट इट इज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। ये किस प्राइस का बिक गया? इक्वल टू कॉस्ट। अच्छा माय डियर, अब एक काम करें, कोई एक दो बंदा ना वो करे, मोबाइल ऑन कर ले अपना, और ये चारों बातों ना उर्दू में मुझे लिख के भेज दे, फिर उर्दू में मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। नीट सी करके ना उर्दू में ये चारों बातें लिख के भेज दीजिएगा। तो कोई अपनी मोबाइल की ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर ले अगर हो सकती है। जो लैपटॉप पे ले रहे हैं वो भी कर सकते हैं, मोबाइल वाले भी कर सकते हैं। मोबाइल को साइड पे रख के ऑडियो रिकॉर्डिंग। ये 4 सिनेरियोज हैं यार, ये 4 सिनेरियोज हैं। ऑनलाइन वालों के लिए कल मैं कोशिश करूंगा उसको स्क्रीनशॉट लेके इधर स्क्रीन पे शेयर कर दूं ताकि वो तस्वीर ले लें। 4 सिनेरियोज हैं, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। एक हमने कल पढ़ा था पॉइंट 9 में, जब कोई बिल्डिंग, सॉरी आई रिपीट माय लफ्ज, जब कोई भी एसेट, एसेट लिखा हुआ था ना यहाँ पे लफ्ज, जब कोई भी एसेट पार्टली प्राइवेट और पार्टली बिजनेस के लिए यूज हो रहा हो और वो बिक जाए, तो जब वो डिस्पोज होगा तो डिस्पोजल का गेन लॉस निकालते हुए आपने उसकी WDV में डिडक्शंस नॉट अलाउड को ऐड बैक कर देना है। ये रूल था किसी भी एसेट के लिए जो पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा था। जब कोई गाड़ी 75 लाख से ऊपर की खरीदें तो उस गाड़ी के बेचते हुए उसकी कंसिडरेशन ऐसे निकालेंगे, A इंटू B/C। तीसरा रूल, अगर कोई बिल्डिंग वगैरह इमूवेबल प्रॉपर्टी बिक जाए और उसकी कंसिडरेशन कॉस्ट से ज्यादा हो तो WDV का फॉर्मूला एक्सटेंड कर देंगे और कॉस्ट को काट के कंसिडरेशन कर देंगे। यहां कॉस्ट को काटना है प्लीज माय डियर, कंसिडरेशन कर देंगे। और जब कोई एसेट हम एक्सपोर्ट करें, डेप्रिशिएबल एसेट, ये याद रखिएगा, जब कोई डेप्रिशिएबल एसेट हम एक्सपोर्ट करें या बाहर के मुल्क भेज दें तो उसका गेन लॉस निकालते हुए कंसिडरेशन को काट के कॉस्ट लिख देना है। डन। तो अभी जूम मीटिंग में नहीं, टीए को या किसी के पास अगर मेरा नंबर हो तो पर्सनल चैट में ये लिख के भेज दीजिएगा। अच्छा, पहला रूल किसके लिए है? जल्दी बोलें जरा, पहला रूल किसके लिए है? पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट के लिए। 9 वाला रिपीट कर दें, सॉरी कल आपने क्लास नहीं ली है तो बहुत ज्यादा टाइम इस पे लगाया था। अच्छा, पहला रूल किसके लिए है? पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट के लिए। कल वाला लेक्चर यूट्यूब पे ले लें। नंबर 2 पहला रूल। दूसरा रूल किसके लिए है मोहतरम? दूसरा रूल है, जल्दी यार बोल दिया करें, व्हीकल, गलत बात, अधूरी बात, ऐसी व्हीकल जिसकी कॉस्ट 75 लाख से ज्यादा थी उसकी कंसिडरेशन को A इंटू B/C करना है। तीसरा रूल किसके लिए है माय डियर? तीसरा रूल किसके लिए है? तीसरा रूल बिल्डिंग के लिए। कौन सी बिल्डिंग के लिए? प्लीज बिल्डिंग के लिए नहीं है। कौन सी बिल्डिंग के लिए? अधूरी बात मत करें, थोड़ा टाइम लें, सही लिखें। तीसरा रूल ऐसी बिल्डिंग के लिए है जिसकी कंसिडरेशन कॉस्ट से ज्यादा हो। और चौथा रूल किसके लिए है? 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 हर एसेट के लिए। एक्सेलेंट। ओहो, इमूवेबल एसेट खुदा के लिए ऐसा तो ना करें। चौथा रूल हर एसेट के लिए है जो एक्सपोर्ट हो रहा हो, उसमें कंसिडरेशन को काट के कॉस्ट लिखते हैं। माय डियर, नाउ इट इज योर टेस्ट कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7A से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक करना है। यार मेरा एक मशवरा है, क्वेश्चन 16 तक, क्वेश्चन 17 तक, 7A से लेके 17 तक डिप्रेशन के सवाल नहीं जिससे होमवर्क में मिलते थे, 7A से 17 तक। इसमें मैं बता दूं किसमें कौन कौन सा रूल लगता है माय डियर? इसमें मैं बता दूं किस किस में कौन सा रूल लगता है चारों में से? माय डियर, इसमें मैं बता दूं किस किस में कौन सा रूल लगता है? जी, वेल डन, दिस इज द आंसर व्हिच आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। तो इसको अब आप होमवर्क के तौर पे लें।
और इंशाल्लाह इसको खुद ज़रा ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मेरा एक मशवरा है यार, जब सोल्यूशन एकदम सामने आ जाए ना हल्का सा, तो पैटर्न सा जहन में बन जाता है। अगली दफ़ा मैं कोशिश करूँगा, कोई मुझे भी ज़रा मैसेज कर दीजिएगा, ये बात मैं टीए को बता दूँगा। अगली दफ़ा मैं किताब में क्वेश्चंस को अलग डाल दूंगा, आंसर्स को चलें छोड़ें। अच्छा, तो आंसर पे ना आपने सफ़ा रख लिया करना है, क्वेश्चन देखते ही आंसर पे आपने सफ़ा रख लिया करना है, ताकि आपके जहन में पैटर्न भी ना बने, अगर कोई झलक सी पैटर्न की बनती है ना, वो भी ना बने। अच्छा यार, अब मेरा एक सवाल है आपसे यार, हमने एक सवाल किया था क्वेश्चन 2 क्लास में, इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे आसान चीज की तरफ आज मूव करने लगे हैं, डेट इज अमोर्टाइजेशन। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। मुझे एक चीज बता दें, क्वेश्चन नंबर 2 में भी तो बिल्डिंग बिक रही थी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी तो बिल्डिंग बिक रही थी, तो हमने क्यों नॉर्मल तरीके से किया? हमने बीवी का फॉर्मूला क्यों नहीं एक्सटेंड किया? बीवी का फॉर्मूला क्यों नहीं एक्सटेंड किया? जी वेल डन, जिन्होंने सबसे पहले 2 स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया बहुत जल्दी, आई रियली अप्रिशिएट। 3 स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्ड, 4 ने कर दिया। यार माना यहां बिल्डिंग बिक रही थी, बस कंसिडरेशन लेस देन कॉस्ट थी, ग्रेटर देन कॉस्ट नहीं थी। कॉस्ट तो 425 है ना, सो इसलिए नॉर्मल कैलकुलेशन, अजीब सी कैलकुलेशन की या नॉर्मल? यार नॉर्मल कैलकुलेशन भी पेपर में करनी है, 4 जगह अजीब सी करनी है। कैन यू वॉच माई फिंगर्स? कैन यू वॉच? 4 जगह अजीब सी कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ कितनी जगह? 4 जगह, बाकी जगह तो नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। ये लिखने किसी ने तो लिख लें। नॉर्मल कैलकुलेशन ये होती है कि कंसिडरेशन में से बीवी माइनस करो, अल्लाह अल्लाह खैर से। अमोर्टाइजेशन के लिए रेडी हैं तो आर लिख दें, अमोर्टाइजेशन के लिए रेडी हैं तो आर लिख दें। अच्छा यार, एक छोटी सी चीज रिवाइज कर लें पहले जरा, डेफिशिएंट के सेक्शन में। आसान लगी है डेफिशिएंट आप लोगों को? ये 4 अगर बातें याद होगी, आसान लगी ना डेफिशिएंट? ये थोड़ी सी मैंने एक समरी सी बनाई हुई है। मेथड टू बी यूज्ड इज WDV, ग्रेट माय डियर, ओके। रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में हमेशा इग्नोर करनी है, रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके नहीं कैलकुलेशन करनी है आपने डेफिशिएंट की। फुल ईयर डेफिशिएंट इन द ईयर ऑफ परचेज वाइल नो डेफिशिएंट इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। बाकी ये दोनों बातें काट दें, क्योंकि वो इनिशियल अलाउंस आपको पता है, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स और ये बात मोटी मोटी बातें याद रहेंगी। मेथड WDV, रेजिडुअल वैल्यू विल बी इग्नोर्ड इन क्वेश्चन, क्योंकि कॉस्ट में से रेजिडुअल माइनस करके डेफिशिएंट नहीं निकालनी। फुल ईयर डेफिशिएंट इन द ईयर ऑफ परचेज वाइल नो डेफिशिएंट इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। So that was a quick summary of depreciation, but obviously there was a big story behind this, which we have covered, alhamdulillah. So let's move towards amortization, and the very easy thing, because the method today here is straight line, सीधा line. Okay my dear, let us come on the summary first. Method to be used is straight line. अल्लाह अकबर मोहतरम, यहां पता क्या करेंगे हम? यहां अगर एसेट मैंने 1 मई को खरीदा है ना, तो मैं एसेट की कॉस्ट पकड़ूंगा 6 लाख रुपया, फर्ज करें उसकी लाइफ है 5 साल, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, तो मई जून 2/12 इस तरह करूंगा। नहीं, इस तरह नहीं करूंगा, बल्कि खरीदने के साल में मैं मंथ बेस पे पोर्शन नहीं करूंगा, मैं डेज बेस पे पोर्शन करूंगा। मई और जून में कितने दिन बनते हैं जल्दी बताएं? अगर मैं 1 मई को एसेट खरीदूं, मई जून में कितने दिन बनते हैं? मई जून में कितने दिन बनते हैं? वेल डन। ओह प्रोरेटा छोड़े, दिन मैं पूछ रहा हूं, मई जून में कितने दिन बनते हैं? वेल डन, 61। वेल डन वेल डन वेल डन गाइस। इस तरह अमोर्टाइजेशन निकालेंगे। यार वैसे अजीब नहीं है, अकाउंटिंग की क्लास में भी कभी ऐसा नहीं किया था। अकाउंटिंग की अजीब सी है ना, अकाउंटिंग की क्लास में भी 2/12 कर देते थे, टैक्स वाले तो बहुत ही ज्यादा बारीक बीनी में चले गए। क्या करें यार, मजबूरी है, करेंगे हम इंशाल्लाह ये। ओहो डेफिशिएंट छोड़ेंगे, अमोर्टाइजेशन कितनी आ रही है? Amortization based on number of days used will be charged in the year of purchase, while no amortization will be charged in the year of disposal. Okay? Residual value given in the question. अच्छा हाँ, बेचने के साल में आपने amortize नहीं करना. Residual value given in the question will be ignored. Residual value ignore की जाएगी, and there is no concept of initial allowance in respect of intangibles. Done? अच्छा, अब मोहतरम intangibles 2 किस्म के होंगे।
एक वो होंगे जिनकी लाइफ हमें मालूम होगी, सवाल में दी होगी, और एक वो होंगे जिनके बारे में सवाल कहेगा कि मुझे लाइफ इसकी पता नहीं चल रही। देखिए ना, आपके कोई सॉफ्टवेयर खरीदा है, अब आप शायद कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर तो अगले मैं 15 साल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, सॉरी अगले 50 साल 60 साल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लाइफ पता। तो जिसकी लाइफ पता होगी उसको तो, यार कोई FR2 पढ़े ना, तो उसने शायद ये पढ़ा हो कि अगर लाइफ पता नहीं है ना, तो फिर अगर लाइफ इनडेफिनिट है, यानी आपको लाइफ पता ही नहीं कितने साल है, तो उसको अमोर्टाइज ही ना किया करें। तो लेकिन इधर ऐसा नहीं है माय डियर, अगर लाइफ पता नहीं है ना, तो उसको हम 25 साल एज्यूम करेंगे लाइफ। डन जी। जिसकी लाइफ पता है उसकी लाइफ हम होल नंबर्स में ले लेंगे। होल नंबर्स का मतलब ये होता है ना, 7 साल 8 साल 9 साल होल। ये नहीं आप कह सकते ये एसेट में 7.2346 ईयर्स यूज करूंगा, दीवाना है तू। और जिसकी लाइफ नहीं पता उसकी फिर 25 साल ले लेंगे। करें शुरू न्यूमेरिकल्स। अब्दुल्ला राजपूत ज्वाइन हो चुके हैं हमारी मीटिंग में, और अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ टुडे, एग्जांपल नंबर 1 गाइस, लेट्स एंजॉय। अब आप आराम से टेक लगा लें, कैलकुलेटर्स पकड़ लें और पहले सवाल के लिए तैयार हो जाएं। बच्चों वाले सवाल हैं, बड़ों के साथ करेंगे। बच्चों वाले सवाल हैं, बड़ों के साथ करेंगे। अंजुम ने ना 6 लाख रुपए का इंटेंजिबल, कैलकुलेटर्स यार, कैलकुलेटर्स प्लीज हाथों में। अंजुम ने 6 लाख रुपए का कैलकुलेटर लिया 1 जुलाई 12 को। इसकी लाइफ 12 साल है और इसकी अमोर्टाइजेशन निकालनी है। डिप्शन की जगह अमोर्टाइजेशन का लफ्ज़ यूज होगा ना। इसकी अमोर्टाइजेशन निकालनी है 3 साल की। तो ठीक है यार, 1 जुलाई 12 को लिया तो पहला साल 13 होगा, दूसरा 14 होगा, तीसरा 15 होगा। कॉस्ट इसकी 6 लाख। पहले साल पूरे साल की अमोर्टाइजेशन चार्ज ना कर दें। ओहो, पीपल आर वेरी स्लो टू रिस्पॉन्ड। मैं पूरे साल की कर रहा हूँ। 6 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू नंबर ऑफ डेज पे जाने की जरूरत नहीं, पूरा साल इस्तेमाल हुआ ना। बोलो यार, 50,000। दूसरे साल कॉस्ट पे ही रखें, 6 लाख डिवाइड बाय 12, 50,000। तीसरे साल भी कॉस्ट पे ही रखें, 6 लाख डिवाइड बाय 12। मेरा नहीं ख्याल नोट करने की जरूरत है। ओके, आगे चले। नेक्स्ट, अक्रम ने ना परचेज किया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग 3 लाख। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो इंटेंजिबल है ना, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट टाइप चीज तो नहीं है। ऑन 1 जुलाई 12, इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज 10,000, इट्स लाइफ इज 30 ईयर्स। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि लाइफ 25 साल से ज्यादा हो तो 25 साल ले लें, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा अगर लाइफ पता ही ना हो तो 25 साल लें। अल्हम्दुलिल्लाह इधर तो लाइफ पता है 30 साल, बस 30 साल नहीं इसकी लाइफ। हाँ, अमोर्टाइजेशन पहले 3 सालों की मांग रहे हैं, क्योंकि 30 सालों की अमोर्टाइजेशन मांगता तो भाई यही सवाल हम करते रहते पेपर में। अमोर्टाइजेशन पहले 3 सालों की मांग रहे हैं। रेजिडुअल वैल्यू को क्या करें माय डियर, इग्नोर कर देना, और बहुत सी चीजें इग्नोर करते हैं, इग्नोर कर दें। पहला कौन सा साल मेरा बनेगा, 2013 बनेगा ना शायद, फिर 2014, 2015। कॉस्ट बोलो माय डियर, 3 लाख डिवाइडेड बाय 30 क्या आ गया, 10,000। बस छोड़ें, आगे भी 10,000 ही होगा ना। चलो आगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यरहमुकल्लाह बोले आपने घर में, चले ये तो बहुत अच्छा, अगर किसी ने बोला तो। मिस्टर वसीम ने परचेज किया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 10 लाख रुपए का और 1 जुलाई 12, इसकी रेजिडुअल वैल्यू 10 साल है। यार लाइफ नहीं पता चल रही, क्या करें, किस दीवार में टक्कर मारे, लाइफ नहीं पता चल रही। 13 यार लाइफ तो दी हुई है 3 साल, लाइफ तो दी हुई है 3 साल। अच्छा, 3 साल की अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करनी है, लाइफ नहीं है ये। पहले 3 साल की लाइफ तो पता नहीं 70 साल 80 साल हो, हमें क्या पता। डिवाइडेड बाय, ये तो रिक्वायरमेंट है ना 3 सालों की। 25 जवाब। आप लोग भी सोच रहे होंगे यार पहले जो है वो हमें यही करा देना था,
बच्चों वाली चीज़ें ऐसे ही है मडिया। पता नहीं मेरा इसका लेटर नहीं है। ओके अच्छा, आपसे ऑनवर्ड्स ना आपने नोट करना है। अगली एग्जांपल जरा मजे की हैं, आपसे ऑनवर्ड्स आपने नोट करना है। अच्छा माय डियर प्लीज मैं मिटा रहा हूँ, सोल्यूशन मत देखें, नजरों की हिफाजत करें। अली ने परचेज किया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 3 लाख रुपए का ऑन यकम मार्च 13। यार यकम मार्च 13 तो पहला साल का बैंड होगा, 30/13 ना, टैक्स ईयर 2013, बल्कि टैक्स ईयर 2013 मुझे बाय लिखना चाहिए था, 30/13 ब्रैकेट में लिखना चाहिए था। चलो खैर है यार, ये अक्लमंद लोग हैं, कर लेंगे। टैक्स ईयर 2014 और अगला साल एंड होगा मेरे ख्याल से 30/15 को, टैक्स ईयर 2015। ओहो सोल्यूशन तू कहाँ नजर आ गया? 3 लाख को किस पे डिवाइड करूं माय डियर? 6 साल पे, रेजिडुअल वैल्यू इग्नोर करनी है। मल्टीप्लाइड बाय क्या करूं? यार रेजिडेंट में नहीं दिन गिनने आते थे तो दिन तो गिन ले, मार्च अप्रैल मई जून, जून तो हमारा ईयर एंड होगा ना 31। 122 आ रहा है, ओके शुक्रिया। शुक्रिया समीर 16712। आगे 3 लाख/6 पूरा कर दूं अगले साल? माय डियर अगले साल पूरा कर दूं? जी बिल्कुल, अगले साल तो कोई मसला नहीं ना। ओके बच्चों, बेच दें इस एसेट को। कंटिन्यूइंग फ्रॉम एग्जांपल 4, मिस्टर अली डिस्पोज ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑन यकम सितंबर 15। ये कौन सा साल है यकम सितंबर 15? जी गुड गेस्ट, जी गुड बाकी स्टूडेंट्स। टैक्स से 2016 है ना ये। अच्छा यार बेचने के साल में अमोर्टाइज नहीं करना, आपने ये नहीं कहना कि जुलाई अगस्त 2 महीने इस्तेमाल हुआ है तो 31/31/62 दिन, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बेचने के साल में स्टिल नो अमोर्टाइजेशन। लेकिन मैंने आपको एक मशवरा दिया था कि पहले ऊपर टैक्स ईयर लिख लिया करें, टैक्स ईयर 2016, कॉन्सिडरेशन लिखा करें। अच्छा इससे ना आदत डाल लें आप, टैक्स WDV लिखना है आप लोगों ने होमवर्क में, और आगे ये भी लिख लें 30/15 तक की, क्योंकि 16 के साल में तो डिप्रिशिएट नहीं होना ना, अमोर्टाइज नहीं होना। कितने का बेचा यार? 170,000। WDV कैसे निकालें? बचपन में जैसे निकालते थे अकाउंटिंग क्लास में, 3 लाख माइनस अकामुलेटेड डिप्रिसिएशन। कोई अजीब सी चीज़ नहीं, कोई अजीब सी चीज़ होगी मैं खुद बताऊंगा। ओहो मेरे पास जगह खत्म होगी, चलो खैर है नीचे लिख देते हैं 50 का। हाँ हाँ, ये आपने 183828 WDV बता दिया मुझे। जी वेल डन, ब्रैकेट में आपने लिखा है रियली अप्रिशिएट। लॉस आ गया 13288 का। 13828 है, 183,288 है, 183,288। अच्छा सोल्यूशन में किताब में भी गलत है, बुक में टाइपिंग एरर है। 183,288, 183,288 और जवाब क्या आ रहा है? 13828।
शुक्रिया। अच्छा, ड्यूरिंग चैट और जिंदगी में ना बस अपना जवाब बताया करें, दूसरों पर कमेंट नहीं करना कि किसने क्या किया। 13828 का लॉस आ गया। ओके माय डियर, कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेके ना ये सफ़ा मुझे ज़रा सेंड कर दीजिएगा, मैं किताब में गलती सही कर लूँगा। अच्छा, एग्जाम्पल 6, मिस्टर 7up हैज परचेज्ड अ सॉफ्टवेयर 13288 है। ओके सॉरी, चलो जो भी है यार। Mr. 7up has purchased a software costing 3 lakh on Yekam March 13. Its life is 6 years, it was 60% in business and 40% घर में इस्तेमाल हो रहा होगा, यानी बच्चा उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता होगा। कंप्यूटर दफ्तर में होता होगा, सुबह शाम को घर होता होगा, तो सॉफ्टवेयर को बच्चा भी इस्तेमाल करता होगा। ठीक है, बुक में सही है, शुक्रिया, बुक में सही है। ओके थैंक यू। मैं भी कहूँ काफ़ी सालों से चल रहा है, कभी किसी ने बताया नहीं। अच्छा, कैलकुलेट अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फॉर फर्स्ट 3 years। अमोर्टाइजेशन निकालनी है पहले 3 साल की। माय डियर व्हाट इज द कंसेप्ट हियर, माय डियर व्हाट इज द कंसेप्ट हियर, पार्टली यूज वाला। तो फिर हम ऐसा करते हैं 30 जून 13 की अमोर्टाइजेशन निकालते हैं। कॉस्ट बोलो भाई 3 लाख, लाइफ बोलो 6 साल, इंटू 60% अभी लगा दें या आगे करके लगा दें, आपकी मर्जी है। ऐसे मेरे ख्याल से ना यहाँ वो कर दें 122 डिवाइड बाई 365, वही वाला ना, लेकिन इन द एंड इंटू 60% भी कर दें। यहाँ साथ साथ 60% करते नहीं, यहाँ तो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, कल मैंने आपको मना किया था साथ साथ 60% लगाने से, यहाँ साथ साथ 60% करते रहे। और डन, और टोटल, ओ बोलो, अब 30/14 की अमोर्टाइजेशन इंटू 60% करेंगे बस। माय डियर कितना, 30,000, 2015 कर रहे नोट। अल्हम्दुलिल्लाह, एक दो इश्यूज जो मीटिंग में कुछ बच्चों ने क्रिएट किया, उसके अलावा आज सही रहा। एक दफ़ा स्क्रीन आउट हुई है बस, कल भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे टाइम पे ही शुरू कर दें इंशाल्लाह। ओके चलें यार, सवाल की तरफ। थ्योरी पढ़नी है या चैप्टर 18 की तरफ आ जाएं? थ्योरी पढ़नी है या चैप्टर 18 की तरफ आ जाएं? इंटेंजिबल्स की थ्योरी पढ़ लेंगे सारी या चैप्टर 18 की तरफ आ जाएं? ओके नो वन इज रिस्पॉन्डिंग, लेट मी डिसाइड। जी चैप्टर 18 की तरफ आ जाते हैं। चैप्टर 18 ओके यार, मेरा नहीं ख्याल इस एडजस्टमेंट के अलावा मसला आया होगा। सईद यस्टरडे पाकिस्तान ज्वाइन हारिस फार्मा लिमिटेड एज जनरल मैनेजर ऑन यकम अक्टूबर 2008। लेकिन तो 2008 तो हमारा साल बनता है यार। He was offered with the following benefits। मंथली है ना यार, बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस। अच्छा मेडिकल अलाउंस फिर 10% तक माफ़ कर देंगे ना, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है माशाल्लाह
So let us do the things quickly. Obviously again the things are really smooth now, so I will not allow you note it down. 6 लाख इंटू 9 करेंगे ना, क्योंकि यकम अक्टूबर को ज्वाइन किया। पहली लाइन पढ़ें, जवाब बता दें माय डियर, और प्लीज टेल मी द आंसर। 5400 रुपीज इन 1000 में आप कर पा रहे हैं। मेडिकल अलाउंस 66,000, ज़रब 9, क्या जवाब है? या इस तरह से फिर पूरी रात लग जानी है। 594, जब खाली मेडिकल अलाउंस हो तो एग्जेम्प्ट होगा अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। जवाब बता देंगे। बस अब अपने सोल्यूशन से कंपेयर करने का टाइम दे रहा हूं मैं, कौन सा आपको नोट करने का टाइम दे रहा हूं। 54, ओहो ये तो क्यों चला गया। बोनस आज तो नहीं होगा ना चैप्टर 18 में से होमवर्क, क्योंकि आज आपको वो वाला करना है। बोनस इक्वल टू 2 मंथली बेसिक सैलरीज, 2 बेसिक सैलरीज मिलनी है आपको, लेकिन बोनस की अमाउंट एडजस्ट कर दी है इन प्रोपोर्शन टू ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन द कंपनी। बोनस की अमाउंट उसके स्टे से एडजस्ट कर दी है। मिला अगले साल है, ये बहस अगले साल की है, लेकिन बोनस उसका बनता कितना है? बोनस इक्वल टू 2 मंथली बेसिक सैलरीज, तो बोनस सॉर्ट ऑफ बनता है 12 लाख रुपया। हाउएवर बोनस वाज एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन टू ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन कंपनी। मेरी तरफ देखिएगा, असल में वो कह रहा है कि बोनस को जो है ना वो एडजस्ट करना है आपने उसके स्टे के मुताबिक। माय डियर उसका स्टे जो है ना वो कंपनी में 9 महीने का है। असल में जब बोनस सबको मिल रहा था ना तो लोगों ने कहा यार हमें तो 12 लाख मिल रहा है क्योंकि हमने तो पूरा साल काम किया है, तो हमें तो 2 तनख्वाहें बोनस तनख्वाहें 12 तो मिलती हैं, 2 तनख्वाहें एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर मिल रही थी। तो लोगों ने कहा जिन्होंने 12 महीने काम किए हैं उनको तो बोनस मिले 2 तनख्वाहें। ये शहजादा आया ही नया नया सईद, और काम भी इसने सिर्फ दफ्तर में 9 महीने किया है, इसको किस चीज का पूरा बोनस दे रहे हो एम्प्लॉयर? ये तुम्हारे चाचे का पुत्र लगा हुआ है, इसको पूरा बोनस दे रहे हो। तो एम्प्लॉयर ने इस बात को माना एंड द बोनस वाज एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन टू ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन द कंपनी। उसके स्टे के मुताबिक बोनस एडजस्ट किया। जल्दी से बताएं 12 लाख के साथ क्या करूं, जल्दी से बताएं। एक्सलेंट समीर, इंटू 9/12। 9/13 तो नहीं करे ना, 12 महीने सबने नौकरी की होगी, इसने 9 महीने नौकरी की है। जवाब बता दें। 9 लाख रुपया। ये अगले साल सैलरी में ऐड होगा, इस साल नहीं, क्योंकि मिला अगले साल है ना। ये 9 लाख पेपर में निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली टेस्ट में शायद कोई ऐसा मसला हुआ था जिस वजह से मैंने यही डिस्कस कर लिया। टेस्ट में ऐसे ही था ना, वो एडजस्टमेंट वगैरह शायद करनी थी, पता नहीं। नाइन लाख एडजस्टेड इन नेक्स्ट ईयर तो ना लफ्ज बोले, 9 लाख रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर ज्यादा अच्छा लफ्ज है। तो 9 लाख अगले साल मिले, इसलिए हमारे साल इनकम में नहीं जाएगा। ये 9 लाख की कैलकुलेशन सबको 9 लाख कहां से हो गया? 9 लाख की कैलकुलेशन सबको समझ आ गई? लेकिन ये करनी नहीं थी मेरे ख्याल से पेपर में, क्योंकि बस ऐड ही जब अगले साल होना तो फिर छोड़े पड़े। नोट कर लिया? लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि हर एम्प्लॉय को 2 तनख्वाहें मिलनी थी मुफ्त में। बोनस यही होता है ना, मुफ्त में 2 तनख्वाहें मिलनी थी। लेकिन लोगों ने कहा कि हमने 12 महीने काम किया, हमें 2 तनख्वाहें मिल रही हैं, तो उसने 9 महीने काम किया तो इसकी प्रोपोर्शनेट कर दो इसका बोनस। बहरहाल बोनस रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। नोट ये तो मैं करने दे रहा हूं, जो मैं नोट कर रहा हूं, सा छोड़े रहा।
दो गाड़ियां हैं, बोथ कार्स फॉर परचेज ऑन जकम अक्टूबर 2008, परचेज नहीं लीज नहीं है। एक गाड़ी 35 लाख की है, वो दफ्तर के काम के लिए। भाई दफ्तर के काम वाली गाड़ी का कुछ नहीं करेंगे। जो कार ऑफिस यूज के लिए उसका कुछ नहीं करते, जो कार पर्सनल के लिए हो या पर्सनल ऑफिस दोनों के लिए हो उसका करते हैं। दूसरी कार उसको दी हुई है सिर्फ घर के कामों के लिए, वो 19 लाख की है। ज़रब 10%, ज़रब 9/12 करेंगे माय डियर, क्योंकि यकम अक्टूबर को लेके दिए। याद रखिएगा, जो गाड़ी सिर्फ दफ्तर के काम के लिए आपको उसको लेके दी है। 142.5 कोई स्टूडेंट ने बताया, मैंने उसको 143 कर दिया, राउंड लिख के कर चलेगा? 142.5 को राउंड करके 143 चलेगा? जी शुक्रिया। नेक्स्ट, फ्री लंच उसको दिया जा रहा है, रेस्टोरेंट ओन्ड बाय एचपीएस डायरेक्टर। भाई पहली तो बात है, ये होटल नहीं है, फार्मा लिमिटेड, फार्मा से कोई दवाइयों की कंपनी लग रही है। बहरहाल ये होटल नहीं है, और वैसे भी ये बेनिफिट डायरेक्टर ना एक तरह के कंपनी के ओनर होते हैं, तो ये बेनिफिट जो है वो उसको, देखिए अगर वैसे मैं सर पता नहीं मेरा क्या नाम है जो भी है, मैं अगर जाता तो मुझे तो ये खाना ना खिलाते, मुझे तो ये पैसों का खाना खिलाते। लेकिन कंपनी के डायरेक्टर के रेस्टोरेंट में जाके अगर ये खाना खा रहे हैं, तो ये एम्प्लॉय डायरेक्टर भी तो एक तरह का एम्प्लॉयर ही है इसका, तो ये एम्प्लॉयर इसको बेनिफिट दे रहे हैं। अब आप कहें ड्यूटी और जो मर्जी कर लें, ऐसा तो कुछ लिखा भी नहीं हुआ, लेकिन ये एम्प्लॉयर होटल नहीं है ना, तो जब ये एम्प्लॉयर होटल नहीं है तो ये बेनिफिट सैलरी में ऐड होगा। ओके, ये बेनिफिट सैलरी में ऐड होगा। हाँ, अगर ये होटल होता और ड्यूटी और में खिला रहे होते तो फिर और बात थी। आगे चलें, एक स्पेशल अलाउंस जो उसने सिर्फ और सिर्फ दफ्तर के कामों के लिए इस्तेमाल किया है, पर मंथ मिल रहा है। ओहो, दफ्तर के कामों वाला पर मंथ मिल रहा है। वो डायग्राम जाके देखिएगा सैलरी के चैप्टर में, अगर दफ्तर के काम, और नहीं ना, ओहो ये लोग एग्जाम्प्ट कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? एक स्पेशल अलाउंस है पर मंथ इनकर्ड इन परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज। ऐसा तो ना करें माय डियर, नहीं रीइंबर्समेंट तो नहीं है, अलाउंस है, रीइंबर्समेंट तो नहीं है। अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, इट इज रिसीव्ड मंथली, सो टैक्सेबल, वन ऑफ टाइप नहीं है। ओके बच्चों, चाहे दफ्तर के कामों के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, असल में कुछ लोग पूछते हैं फिर ये क्यों ऐड करा है लॉ मेकर। यार लॉ मेकर ने बड़ा सख्त लॉ बना दिया हुआ है, हमारे ख्याल से भी ऐड नहीं होना चाहिए, लेकिन बस ठीक है, अब क्या करें। असल में लोग करते ये थे कि दफ्तर के काम का अलाउंस कह के उसको हर महीने दे दिया करते थे, एम्प्लॉय बाद में इसको घरों में ही इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए शायद उसने इसको पकड़ने की कोशिश की है, ये जो मिस यूज़ हो रहा था चीज़ों का। सो वट एवर द रीज़न मे बी, मैंने तो आपको डायग्राम से ही दिखा सकता था, वो मैंने दिखा दिया। कितने? 5,000 पे ज़रा 9 करेंगे ना, 12 तो नहीं करेंगे। 45 प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन 6,000 पर मंथ, इन इक्वल अमाउंट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉय। ये तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 60,000 है, तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन तो इग्नोर करेंगे। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड देखें रिकॉग्नाइज्ड है अनरिकॉग्नाइज्ड है? ये क्यों चला जाता है? इस तरह तो नहीं कहना चाहिए था हमें, ये क्यों चला जाता है, प्यार से बात करनी चाहिए थी, ऐसी अपने आप को टेंशन डालें। बेटा तुम गायब क्यों हो जाते हो उस सफ़े से?
तो यह रिज्यूम कर लीजिएगा ये प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्नाइज एज इट इज साइलेंट, ये बिल्कुल साइलेंट है, एज्यूम कर लें, इसमें बेहतर है कि रिकॉग्नाइज्ड है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पेपर में इस तरह लिखाइएगा, एज्यूमिंग प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज्ड। कितना है यार, 60,000 ज़रब 9, माय डियर 540 लेस माफ, हायर ऑफ लोअर ऑफ, अच्छे बच्चों हायर ऑफ लोअर ऑफ, लोअर ऑफ। मेरा पेपर तो नहीं है, मैंने क्यों याद करना है कि हायर है या लोअर है, मैंने तो पढ़ा देना है। आप जाने, आपके घर वाले जाने, आई कैप जाने, कंपनी तो कंपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती तो आपकी जिम्मेदारी क्या लेगी। लोअर क्या है भाई, 150, जवाब ओ 10 दो 390, टोटल कर दें इसका, 6112। नेक्स्ट ही आगे चलें। अदर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू टैक्स ईयर 2009 इज एज फॉलोज। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 575। मतलब ये एडजस्टमेंट है मैंने आपसे डिस्कस करनी थी असल में आज। ही रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 575 फ्रॉम अ लिस्टेड कंपनी। The amount was net of two things. ओए होए 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 होए, 8 divided by 85 multiplied by 100 नहीं करना। The amount was net of two things. The amount was net of tax at the rate of 15% and zakat of इतने deducted under zakat and assurance. Received का मतलब होता है नेट कट कटा के मिला। रिसीव्ड इज इक्वल टू ग्रॉस, जिसे हम अर्नड भी कहते हैं, माइनस 15% टैक्स ऑन ग्रॉस माइनस ज़कात। यार फर्ज करें आप घर में लेके आए 70 रुपीज, घर वालों ने कहा ये क्या है, आपने कहा 100 रुपया मुझे मिला था, 10 रुपए रिक्शे वाले को दिए, 100 रुपया मैंने इनाम जीता कहीं से, 10 रुपए रिक्शे वाले को दिए, 20 रुपए की दोस्तों को मिठाई खिलाई, और मुझे जो नेट रिसीव हुए वो हुए 70 रुपए। ग्रॉस मेरा था 100, लेकिन अब जो नेट रिसीव हुआ वो ये है। अब अगर इसको फॉर्मूले में बनाना हो तो वो क्या तरीका होगा, ग्रॉस माइनस जो पेमेंट्स हुई इज इक्वल टू रिसीव। कुछ थोड़ा सा फॉर्मूला समझ आया मेरे प्यारे, माय डियर, कोई थोड़ा सा फॉर्मूला समझ आया है? ही रिसीव डिविडेंड ऑफ 575, द अमाउंट वॉज नेट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स एट 15%, द अमाउंट रिसीव वॉज नेट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स ऑफ 15% एंड ज़कात। इस तक पहुंचते हुए ये और ये माइनस हो चुका है, किसमें से, ऑब्वियसली इसमें से माइनस हो चुका होगा ना। इसको एक्स से ज़ूम कर लें और ये 15% ऑफ एक्स होगा, माइनस 62.5। नहीं, टैक्स तो नहीं मुझे चाहिए माय डियर, टैक्स तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो भी एक्स चाहिए, ग्रॉस डिविडेंड चाहिए, मुझे तो एक्स चाहिए। ये 575 प्लस 62.5 क्या बनेगा, जरा फॉर्मूले को सिंपल कराएं कुछ लोग। ये 1x है ना, तो 1x माइनस 0.15, तो यहां बन जाएगा 0.85x, और 62.5 को इधर ले आए, 575 प्लस 62.5 637.5,
और x इज इक्वल टू 750. इट इज ग्रॉस डिविडेंड. चलें जी, नोट कर लें. अब करना क्या है? अब जब न्यूमेरिकल का फेस बनेगा, माय डियर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वक्त ज्यादा हो चुका है, खुदा के लिए जल्दी करवा दें. ऐसा ना हो कि अगले टीचर आ जाएं और हमें ये कमरा छोड़ना पड़े. मेरे भाई, छोड़ के तो दुनिया भी जाना है, जल्दी करें. न्यूमेरिकल का फेस, मिस्टर का नाम, इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, टैक्स लिख के इनकम फ्रॉम सैलरी बोले माय डियर, मेरे प्यारे. इनकम फ्रॉम सैलरी बोल दे, बोल दे, बोल दे, बोल दे, बोल दे. 6112. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फाइनल टैक्स रिजीम, डिविडेंड. अच्छा, डिविडेंड लिस्टेड कंपनी से मिला, अनलिस्टेड कंपनी से मिले, वो बस अदर सोर्स फाइनल टैक्स रिजीम में ही जाता है. 750. 2 आ गया, 5 जमा 1 6 आ गया, 7 जमा 1 8 आ गया, 6862. लेकिन यार इसमें से माइनस कर दे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फाइनल टैक्स रिजीम. अच्छा, यहाँ टोटल इनकम जरूर लिखाया करें. 750, 6112, ये हमारी टैक्स से ज़कात भी है. ओ माय डियर, दिस इज ज़कात. ओ माय डियर्स, बबलूज, बोंगीज नहीं मारनीज. 6112 माइनस ज़कात. अच्छा, ज़कात ऊपर फॉर्मूले में माइनस नहीं हुई, फॉर्मूले में तो एक फिगर मिसिंग थी, वो निकालने में उसने हेल्प की है. ज़कात तो यहाँ माइनस होगी. जी बोलें. ये न्यूमेरिकल का फेस बन रहा है. 0.5 है ना यार, 6049.5. ये टैक्सेबल इनकम है. टैक्स यार जो मर्जी निकला है, मुझे इससे कंसर्न नहीं. चैप्टर 4 में जाके आप निकालें टैक्स, और आपके क्या कहते हैं, आई कैप जाने, हमें इससे क्या. टैक्स आप लोग चैप्टर 4 में जाके निकाल लीजिएगा. आगे बताएं क्या करना है. कोई फॉरेन टैक्स रेट आ रहा नहीं, कोई चैरिटी का टैक्स रेट आ रहा नहीं, कोई सेपरेट ब्लॉक इनकम्स का टैक्स आ रहा नहीं. अगर आपको पेज 100 याद है, पेज 500, ए टैक्स ऑन फाइनल टैक्स रिजीम, डिविडेंड, ग्रॉस पकड़ें 750, जरब दे दें 15% से. जो मर्जी टोटल आ गया, लेस कर दें टैक्स ऑन डिविडेंड, क्योंकि ये ऑलरेडी हुकूमत के खजाने में जा चुका है. और एक और टैक्स भी माइनस करना है. सवाल की आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ें. टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी 1300 है गेस्ट, ये पेएबल टू गवर्नमेंट आ जाएगा. चलो यार, क्लोज कर दो, कम से कम वीडियो ऑफ कर दो. जिसने नोट करना है वो पॉज करके कर लेगा. अल्लाह हाफिज़ जी.